सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग गेम सामग्री विशेष सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए है। और यह जो कक्षा 8 में आपको बताया जा रहा है ये N-1 के तहत कक्षा 7वीं का सामाजिक विज्ञान का जो अध्याय है वो बताए जा रहे हैं। यह पुस्तक राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है। चलिए देखते हैं कक्षा 8 खंड स सामाजिक विज्ञान सत्र 2022-23 के लिए। इसमें आज अध्याय 2 बताएंगे। इसमें पर्यावरण के घटक दिया है। पर्यावरण घटक कौन से? जल एवं वनस्पति के बारे में बताएंगे। सीखने के प्रतिफल आप देख सकते हैं कौन से नंबर है यहाँ पे। इसके बाद इसका संक्षिप्त परिचय लेंगे, विषय वस्तु और संक्षिप्त परिचय। चलिए देखते हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है हमारे आसपास जो भी उपस्थित है अथवा हमारे आसपास जो पाया जाता है पर्यावरण कहलाता है। जैसे जल, स्थल, वायु, प्रकाश, प्रकृति द्वारा निर्मित संसाधन। जैसे क्या हुआ? जल, स्थल, वायु, प्रकाश, प्रकृति द्वारा निर्मित संसाधन, पेड़, नदी, मानव, पर्वत तथा मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं, सड़क, बांध, मेज, स्कूल, इमारतें, कुर्सी, कार आदि, ये सभी हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। चलिए देखते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का परिमिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवी और अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव को परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां व उनके द्वारा निर्मित रचनाएं सम्मिलित हैं। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। हम जल के बारे में जान लेंगे। जल, आपको मालूम है जल ही जीवन है। जल बचाओ अभियान चलाया जा रहा है हमारे देश में। तो चलिए, जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे दैनिक दिनचर्या बिना जल के पूर्ण नहीं हो सकती। सौरमंडल के सभी ग्रहों में से सिर्फ पृथ्वी पर ही जल पाया जाता है, इसलिए यहाँ जीवन है। हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा है। इस जल का लगभग 97% जल खारा एवं केवल 3% जल ही मीठा है, अर्थात पीने योग्य है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है। ठंडा होकर जल वाष्प के रूप में संघनित होकर बादल एवं फिर से वर्षा के रूप में पृथ्वी पर नीचे गिरता है। जल लगातार अपना स्वरूप बदलता है। यह महासागरों, वायुमंडलों व संपूर्ण पृथ्वी के बीच चक्कर लगाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। महासागरीय जल 3 रूपों में गतिमान होता है: तरंगे, ज्वार और ज्वारभाटा व धाराएं। देखिए, यहाँ जल के बारे में बताया गया। जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारी दैनिक दिनचर्या बिना जल के पूर्ण नहीं हो सकती। सौरमंडल के सभी ग्रहों में से सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जल पाया जाता है, इसलिए यहाँ जीवन संभव है। बाकी अन्य ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। जैसे इस जल का लगभग 97% जल कैसा है? खारा, और 3% जल मीठा है जो पीने योग्य है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है। किसके कारण होता है? सूर्य के ताप के कारण। और ठंडा होने पर जल वाष्प के रूप में संघनित होकर बादल एवं फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर नीचे गिरता है। तो इस प्रकार से यहाँ जल के बारे में बताया। इसके बाद प्राकृतिक, वनस्पति एवं वन्यजीव। स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित हैं। स्थल की ऊंचाई में परिवर्तन होने से जलवायु में भी परिवर्तन होता है, जिसे प्राकृतिक वनस्पति भी कहते हैं। क्या कहा है इसमें? स्थल की ऊंचाई में परिवर्तन होने से जलवायु में भी परिवर्तन होता है, जिसे प्राकृतिक वनस्पति भी कहते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या कहा है? प्राकृतिक वनस्पति कुछ कारकों से प्रभावित होती है। कुछ कारकों से प्रभावित होती है, जैसे तापमान, वर्षा, मिट्टी, नमी, ढाल आदि। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को हम 3 मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं: वन, घास और कांटेदार झाड़ियाँ। वन, जहाँ अधिक वर्षा उपयुक्त तापमान होता है वहाँ क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं, जिन्हें सदाबहार वन, सघन वन कहते हैं। घास भूमि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, जिसे अर्ध शुष्क कहा जाता है। कांटेदार झाड़ियाँ न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, जिसे शुष्क कहते हैं। वनस्पति की विविधता के कारण उनमें पाए जाने वाले वन्य जीवों में भी विविधता होती है। इसके बाद हम वन पे आते हैं। वन कौन से वन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं यहाँ वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा होती है। इन वनों के वृक्ष सदा हरे रहते हैं। वृक्षों की पत्तियां पूरी तरह से नहीं झड़ती। आबनूस, रोजवुड एवं महोगनी इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। एनाकोंडा सांप इन्हीं वनों में पाए जाते हैं। कौन सा सांप पाया जाता है? एनाकोंडा सांप पाया जाता है। कौन से वन में? यहीं के वन में। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या है? ये घने वन भूमध्य रेखा के उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं। यहाँ वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होती है। इन वनों में वृक्ष सदा हरे रहते हैं। यहाँ पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। और यहाँ पे रोजवुड और महोगनी इन वनों के प्रमुख वृक्ष है। और यहाँ पे कौन सा सांप पाया जाता है? एनाकोंडा। फिर अगला देखते हैं कौन सा वन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये भारत के उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्षों के पत्ते शुष्क मौसम में अपने आप गिर जाते हैं, जिसे पतझड़ हो जाता है।
साल, सागवान, नीम, शीशम वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। इन वनों में शेर, हाथी, बाघ, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि जानवर पाए जाते हैं। अगला देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन। ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों, महाद्वीपों और पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील। बाज, चीड़ और यूकेलिप्टस प्रमुख वृक्ष हैं। इसका अगला वन कौन सा है? शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश के और देखते हो शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या है? उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। बाज, ऐस, बीज आदि इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए इन वनों में पाए जाते हैं। अगला वन है भूमध्यसागरीय वनस्पति। महाद्वीपों के पूर्व और उत्तरी पूर्वी किनारों पर शीतोष्ण सदाबहार व शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। ये यूरोप महाद्वीप एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप पाए वाले प्रदेशों में पाई जाती है। इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु, शुष्क और शीत ऋतु में वर्षा होती है। संतरा, जैतून, अंजीर, अंगूर एवं नींबू प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद अगला वन है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में कौन से शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिसे टेगा वन भी कहते हैं। इन वनों के वृक्ष लंबे नरम लकड़ी वाले होते हैं, सदाबहार होते हैं। चीड़, देवदार आदि इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। इन वनों में रजत, लोमड़ी, मिक और ध्रुवी भालू पाए जाते हैं। इसके बाद घास स्थल, ये इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें पहला नंबर है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। चलिए देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल क्या है। ये वन भूमध्य रेखा के दोनों और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। देखिए ये वन भूमध्य रेखा के दोनों और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली घास लगभग 3 से 4 मीटर ऊंची होती है। अलग अलग क्षेत्रों में इस घास भूमियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अफ्रीका में इन्हें सवाना, वेनेजुएला में लानोस और ब्राज़ील में कंपोस्ट कहा जाता है। इन घास स्थलों में हाथी, जिराफ, ज़ेब्रा, हिरण, तेंदुआ आदि पाए जाते हैं। अगला घास स्थल कौन सा है? शीतोष्ण घास स्थल। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली घास छोटी और पौष्टिक होती है। इन घास स्थलों को एशिया में स्टेपी और अर्जेंटीना में पैम्पास और उत्तर अमेरिका में प्रेयरी और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड एवं ऑस्ट्रेलिया में डान नामों से जाना जाता है। शीतोष्ण घास स्थलों में जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप जीव पाए जाते हैं। इसके बाद अगला आ जाता है कटीली झाड़ियाँ। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों और पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तेज गर्मी एवं कम वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में कम वनस्पति पाई जाती है। ध्रुवीय प्रदेश में अत्यधिक ठंडे होते हैं, यहाँ पर भी कम वनस्पति पाई जाती है। यहाँ काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये वनस्पति यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी, बैल, बर्फीली लोमड़ी आदि। तो इस प्रकार से आपको हमने क्या क्या बता दिए, जल के बारे में बताए, घास के बारे में बताए और वनों के बारे में बताया। अब इनसे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य है उसे देखेंगे। अभ्यास हेतु वर्कशीट है। आपके घर के आसपास अवलोकन कर प्राकृतिक पर्यावरण व मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण कौन से होते हैं? जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़, नदी, मानव, पर्वत। और मानव निर्मित जो मानव जिसका निर्माण करते हैं, जिससे मानव बनाते हैं, जैसे सड़क, बांध, स्कूल, कार, इमारतें। आप जितनी भी वस्तुएं मानव द्वारा बनाई जाती हैं वो मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, और जो प्रकृति के द्वारा निर्माण की जाती हैं वह प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 देखिए। इसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों को दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए। यहाँ शब्द दिए स्थलमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। नंबर 1, पृथ्वी के चारों ओर फैली परत को खालिस्तान कहते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा वायुमंडल। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं खालिस्तान कहलाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा जीवमंडल। अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी सतह को खालिस्तान कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या आएगा? स्थल मंडल। जल के क्षेत्र को खालिस्तान कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा जलमंडल। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है? नीचे दिए गए संसाधनों को जीवी और अजीवी जिनका जीवन होता है और वह संसाधन और जिसका जीवन नहीं होता उनका समूह को वर्गीकृत कीजिए। जैसे पेड़, नदी, पर्वत, किताब, मनुष्य, कुर्सी, पेड़। यहाँ पेड़ और मनुष्य का जीवन होता है, बाकी नदी, पर्वत, किताब, कुर्सी, मेज ये अजीवी समूह के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, आप सुबह जब गमले में पानी डालते हैं तो अगली सुबह वह पानी सूख जाता है, पानी कहाँ चला जाता है? तो उत्तर में हो जाएगा सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है, इसलिए अगली सुबह वह पानी सूख जाता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 5 देखिए। पृथ्वी पर स्थल की तुलना में जलीय क्षेत्र अधिक है लेकिन फिर भी हमें जल की कमी का सामना करना पड़ता है। अभी हमने आपको बताए थे कि पृथ्वी पर जल कितना है? 3/4 भाग है। कितना भाग है पृथ्वी पर जल का? 3/4 भाग बताए थे अभी हमने जल के बारे में। और 97% जल कैसा है? खारा है, और 3% जल
पीने योग्य है, इसलिए जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तर क्या बता दें, क्योंकि पृथ्वी पर जल का लगभग 97% जल खारा एवं 3% जल ही पीने योग्य है, इसलिए जल की कमी का सामना करना पड़ता है। इसका प्रश्न नंबर 6, आप दैनिक दिनचर्या के कार्यों को पूर्ण करने में कहाँ कहाँ जल का उपयोग करते हैं एवं उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम उत्तर यहाँ पे आपको बताएं, लेकिन आप अपने आधार पर भी इसका उत्तर बना सकते हैं। हम जल का उपयोग कपड़े धोने में करते हैं और बचे पानी को पुनः उपयोग में बगीचे में डाल देते हैं। हम जल का उपयोग नहाने में एवं पुनः उपयोग क्या करते हैं, उसका बगीचे या पौधे में कर देते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य प्रकार बॉक्स में लिखिए। तो एक हो गया वन, घास भूमि और कांटेदार झाड़ियाँ, ये उसके क्या हो गए, मुख्य प्रकार हो गए। और ये कौन से होते हैं, सदाबहार होते हैं, ये अर्धशुष्क होते हैं और ये शुष्क होते हैं। इस प्रकार यहाँ पे सही जोड़ी मिलान करना था। रोजवुड कहाँ पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। वालरस एक ध्रुवीय जानवर है। जैतून और संतरा भूमध्य सागरीय वनस्पति है। साल, सागवान ये क्या है, देखिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। सवाना उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। और गोल्डन लंगूर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है। इस प्रकार से सही जोड़ी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा घास स्थल उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो पेयरी घास स्थल, कौन सा पेयरी का घास स्थल उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए कथनों के सामने सत्य असत्य निशान लगाइए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होती है, बिल्कुल सही है, सत्य है। शंकुधारी वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की लकड़ी कठोर होती है, असत्य, मुलायम होती है वहाँ की लकड़ी। भूमध्य सागरीय वनस्पति भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, सत्य। शीशम, साल, सागवान जैसे वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सत्य। तो इस प्रकार से हमने टिक लगा के आपको बता दी। यहाँ पे प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में कांटेदार झाड़ियाँ क्यों पाई जाती हैं। प्रश्न है, राजस्थान में कांटेदार झाड़ियाँ क्यों पाई जाती है। तो हमने उत्तर बताया। देखिए, राजस्थान में कांटेदार झाड़ियाँ इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि वहाँ तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न नंबर 11 था। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया है, मान लीजिए कि आप विद्यालय में बाल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री हैं, तो आप विद्यालय के आसपास के पर्यावरण को सुधारने हेतु क्या प्रयास करेंगे। तो आप अपने आधार पर यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे अपने आधार पर बताए हैं, हम विद्यालय के आसपास वृक्षारोपण करेंगे एवं स्वच्छता पर ध्यान देंगे। यदि विद्यालय के आसपास प्लास्टिक एवं खराब बोतलें हों तो उन्हें एकत्रित कर अलग कर नष्ट कर देंगे। अगला देखते हैं, प्रोजेक्ट कार्य दिया। प्रोजेक्ट कार्य में क्या कहा, एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए। एक आदर्श पर्यावरण कल्पना करें जिसमें आप रहना चाहते हैं, उससे संबंधित चित्र बनाएं या कोई कविता लिखें। तो हमने यहाँ पे चित्र बनाने कहा या कोई कविता, तो हमने यहाँ कविता लिख के बताया पर्यावरण पर कविता। देखिए कविता क्या है, खतरे में है वन जीव, खतरे में है वन जीव सब मिलकर इन्हें बचाना, आओ हमें पर्यावरण बचाना है। पेड़ ना काटे बल्कि पेड़ लगाना, वन है बहुत कीमती इन्हें बचाना। वन देते हैं हमें ऑक्सीजन, इनमें ना आग लगाओ, आओ हमें पर्यावरण बचाना। जंगल अपने आप उगेंगे, पेड़ फल फूल पड़ेंगे, कोयल कूके मैना गाए, हरियाली फैलाओ, आओ हमें पर्यावरण बचाना है। पेड़ों पर पशु पक्षी रहते, पत्ते घास हैं खाते चरते, घर ना इनके कभी उजाड़ो, कभी ना इन्हें सताओ, आओ पर्यावरण बचाना है। इस प्रकार की कविता हमने आपको लिख के बताया। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 100 आकलन हेतु वर्कशीट है। आपके घर में उपलब्ध संसाधनों एवं आपके विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों को निम्न तालिका में वर्गीकृत कीजिए। जीवी समूह और अजीवी। देखो घर में उपलब्ध क्या होते हैं, पौधे होते हैं, मानव होता है, जीव जंतु होते हैं और अन्य होते हैं, आप अपने आधार पर लिख सकते हैं। और अजीवी हमने टीवी बताया, कुर्सी टेबल पलंग जितनी भी जैसे थाली, ये सब क्या है, अजीवी हैं। और विद्यालय में भी पेड़ पौधे होते हैं, शिक्षक होते हैं, छात्र होते हैं, ये जीवित रहते हैं, जीवित समूह के अंतर्गत आएंगे। और अजीवित में चाक, डस्टर, ताला, घड़ी, पुस्तक, अलमारी, कुर्सी टेबल, ये सभी आ जाएंगे अजीवी समूह में। फिर अगला देखिए, आप किन आदतों को अपनाकर जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप किन आदतों से आप जल को की रक्षा कर सकते हैं। तो पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद बंद कर रखेंगे, हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही जल का उपयोग करेंगे, नहाने के लिए अधिक जल का उपयोग नहीं करेंगे। लोग पानी का दुरुपयोग किस प्रकार करते हैं, लोग पानी का दुरुपयोग ब्रश करते समय नल चालू कर दिया और ब्रश कर रहे हैं, नहाते समय वो फव्वारे वाला सिस्टम चालू कर दिया और उसके नीचे बैठ गए और नहा रहे हैं, शेविंग के समय, गाड़ी धोते समय। इस प्रकार से बहुत से कारण हैं जो पानी का दुरुपयोग किया जाता है, आप अपने आधार पर भी लिख सकते हैं। विद्यार्थी अपने दादा दादी और अभिभावकों से चर्चा करें कि पिछले 2 दशकों में पर्यावरण में क्या क्या बदलाव आए तथा वे पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या प्रयास करते थे, सूची बनाइए। पिछले 2 दशकों में हमें पर्यावरण को बर्बाद कर दिया, पिछले 2 दशकों में हमने पर्यावरण को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, इसका खामियाजा भी हमने भोगा है, इसलिए हमें वृक्षारोपण एवं वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। आप अपने आधार पर अपने दादा दादी या अभिभावकों से पूछ के यहाँ पे लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो अध्याय 2 था, अध्याय 2 क्या है आपका, अध्याय 2 पर्यावरण के घटक जल एवं वनस्पति के बारे में हमने आपको बताया। यदि यह आपके समझ आया है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद हम अध्याय 3 लेके आएंगे। अध्याय 3 में भी आपको हम बताएंगे, अध्याय 3 में क्या रहेगा, हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों।